नमस्कार दोस्तों। 18 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश का बजट 2026-27 जारी हुआ है। आज हम पूरे बजट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, वो भी विजुअल प्रेजेंटेशन में। बजट से किस टाइप के पीवाईक्यू आते हैं वो भी हम देखेंगे। 17 फरवरी को एमपी का इकोनॉमिक सर्वे भी जारी हो चुका है, उसका वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे का उससे बेहतर वीडियो आपको पूरे एमपी में नहीं मिलेगा। एक भी फैक्ट पैराग्राफ में नहीं है, हर एक फैक्ट विजुअल प्रेजेंटेशन में है। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हो तो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए कोई बुक या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हर उस एस्पेक्ट को कवर किया है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए हम बजट को देखते हैं। बजट का पूरा नाम मेरा बजट रखा गया है और बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसको बजट साहित्य बोला गया है। तो हमारा पहला सवाल ये है कि बजट का आकार कितना है, जो बजट जारी हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये जो बजट का आकार है वो है 4,38,317 करोड़। और पूरा नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रख लीजिए कि बजट 4.3 लाख करोड़ का है और इसमें 11% की वृद्धि हुई है पिछले साल की अपेक्षा। और सरकार अभी रेवेन्यू सरप्लस में है, राजस्व आधिक्य में है। मोस्टली सरकारें जो होती हैं वो रेवेन्यू डेफिसिट में होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस में है और ये जो रेवेन्यू सरप्लस है वो 44 करोड़ का है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट 2026-27 के लिए, वो होगा 3.87%। तो आप देख सकते हैं इस साल का बजट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा पिछले सालों का जो बजट था वो भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा 2047 तक मध्य प्रदेश ने लक्ष्य रखा है कि वो अपनी जीडीपी को, यानी कि अपनी इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन तक पहुंचाइए। यही 2 ट्रिलियन के डॉलर को अगर हम रुपए में बात करें तो ये 250 लाख करोड़ की होगी। एमपीपीएससी ने एक सवाल भी पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सवाल आया है, मेरा बजट 2025-26 यानी कि पिछले साल का बजट है के अनुसार 2047 तक मध्य प्रदेश ने क्या लक्ष्य रखा है। तो ये 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। ये लक्ष्य पिछले साल भी था, इसलिए एग्जाम में पूछा गया था और आगे किसी भी एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। इसके अलावा पिछले 25 सालों में मध्य प्रदेश के बजट में कितनी ग्रोथ हुई है वो यहाँ पे दिखाया गया है। वर्ष 2000 से लेके 2025 तक मध्य प्रदेश के बजट में 22 गुनी की वृद्धि हुई है। देखिए, इस पे एक सवाल भी आ चुका है एमपीपीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में। इसमें पूछा गया है कि 2001 की तुलना में 2023 तक बजट में कितनी गुना वृद्धि हुई है। तो ये 20 गुना वृद्धि हुई थी 2023 तक और ये अब हो गई है 22 गुना। तो आप इस फैक्ट को याद रखिए, आगे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बजट के साइज के संबंध में हमको एक चीज और याद रखना है, जो चाइल्ड बजट है वो है 75,587 करोड़ का और जो जेंडर बजट है वो है 1.27 लाख करोड़ का। तो बाल बजट पे एक क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में। इसमें पूछा गया है 2022-23 में मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना था जिसने बाल बजट प्रस्तुत किया था। तो मध्य प्रदेश ने पहली बार 2022-23 में बाल बजट प्रस्तुत किया था और मध्य प्रदेश पहला राज्य था ऐसा। तो इस बार के बजट का मुख्य फोकस क्या है। तो इस बार के बजट में 6 सेक्टर को मुख्य फोकस में रखा गया है और इन 6 सेक्टर को संयुक्त रूप से ज्ञानी कहा गया है। तो यहाँ पे जी का मतलब है गरीब कल्याण, बाई का मतलब है युवा शक्ति, ए का मतलब है अन्नदाता और दूसरे आई का मतलब है इंडस्ट्री। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी लिखा है इसका फुल फॉर्म। तो मध्य प्रदेश की जो कुल प्राप्तियां होने वाली हैं 26-27 में, तो कुल प्राप्तियां होंगी 3,89,000 करोड़ और जिनमें से राजस्व प्राप्तियां होंगी 3,08,000 करोड़ और सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो 3,88,000 करोड़ का होगा। आप देख रहे हो सरकार का व्यय कम है लेकिन प्राप्तियां ज्यादा हैं, इसीलिए सरकार रेवेन्यू सरप्लस में है और ये रेवेन्यू सरप्लस कितने का है, 44 करोड़ का। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमको याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है सरकार का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 80,266 करोड़ का। इसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 80,266 करोड़ का। आप इसको मोटा मोटा 80,000 करोड़ याद रखिए। पिछले साल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो लगभग 64,000 करोड़ का था। तो इस साल वृद्धि हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये लगभग 7.5% की वृद्धि है। अब हम बात करते हैं सरकार के राजकोषीय घाटे के बारे में, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कि 2026-27 में फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है, तो वो रहेगा 3.87%। ये जो लक्ष्य है ये बजट में मेंशन है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 उसके लिए जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.66% रहेगा। ये जो डाटा है ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। तो 26-27 के लिए 3.87% है और 2025-26 के लिए 4.66% है। हमारा अगला टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय के बारे में।
मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जो बजट में डाटा दिया है वो दिया है 2024-25 का। तो 24-25 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है 1,52,000 रुपए। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रति व्यक्ति आय दी है वो 2025 और 26 की दी है। तो हमें ये वाली याद रखना है 2025-26, यानी कि जो करंट ईयर पे मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,59,050 रुपए। लेकिन बेस ईयर यानी कि 2011-12, इसे हम स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। तो स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है 76,971। तो 2011-12 से लेके 2025-26 तक मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें लगभग 4 गुनी की वृद्धि हुई है। और यही वृद्धि पिछली साल भी हुई थी। इसीलिए एमपीपीएससी ने एक सवाल भी पूछा था एमपीपीएससी प्री 2024 में, वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेके 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है। तो लगभग 4 गुना बढ़ी थी। देखिए यहाँ पे चालू कीमतों पे पूछा है और यहाँ पे पूछा है स्थिर मूल्यों पर। तो स्थिर मूल्यों पे जो प्रति व्यक्ति आय और चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय दोनों से सवाल बनते हैं, तो आप दोनों को याद रखिए। तो ये है चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय और ये है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय। इस बार के बजट में वर्ष 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश की जीडीपी का अनुमान लगाया गया है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी 2026-27 में कितनी होने वाली है। तो ये होगी 18,48,000 करोड़। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में जो जीडीपी का अनुमान लगाया है वो है 2025-26 का। बजट में है 26-27 का, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में है 25-26 का, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में एक साल पीछे का डाटा होता है। तो 2025-26 में मध्य प्रदेश की जो जीडीपी होगी, इसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं चालू कीमतों पे, तो ये होगी 16.6 लाख करोड़ की। और जो हमारी रियल जीडीपी है जिसको हम बेस ईयर पे मापते हैं वो होगी 7.8 लाख करोड़ की। तो आप ये दोनों डाटा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ग्रोथ रेट भी दी गई है। जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें ग्रोथ रेट हुई है 11.14% की और जो हमारी रियल जीडीपी है उसमें ग्रोथ हुई है 8% की। मध्य प्रदेश का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, मतलब सरकार जितना लोन लेती है या जितना ऋण लेती है वो जीडीपी के अनुपात में कितना है। तो ये है 30.26%, लगभग 30%। आप ये ट्रेंड देखिए, पिछले सालों में डेट टू जीडीपी रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि पिछले सालों में डेट टू जीडीपी रेशियो का जो पैटर्न है वो कैसा रहा है, बढ़ा है लगातार या लगातार घटा है या बढ़ा है फिर घटा है। तो आप ये याद रखिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो लगातार बढ़ता रहा है और ये अभी वर्तमान में कितना है, 30.26%। ये फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। इस बार के बजट में एक नया इनोवेशन किया गया है और वो ये है कि मध्य प्रदेश अब से रोलिंग बजट तैयार करेगा। रोलिंग बजट का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश अब 3 साल का बजट तैयार करेगा। मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका तो बजट तैयार हो गई होगा, उसके अलावा जो आगामी 2 वर्ष हैं उनका भी बजट का एक खाका तैयार किया जाएगा कि कितनी प्राप्तियां सरकार को हो सकती हैं और कितना व्यय हो सकता है। तो एक तरह का एक अनुमान लगाया जाएगा, उसी को रोलिंग बजट बोला गया है। अब हम बात करते हैं बजट के प्रमुख स्तंभों पे। तो इस बार बजट के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है 3 वर्षीय रोलिंग बजट जो अभी हमने पढ़ा, दूसरा है किसान कल्याण वर्ष 2026, तीसरा है एमपीआई बजटिंग यानी कि जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होता है वो, चौथा है पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 5वां है नई योजनाएं। कुछ योजनाएं शुरू की हैं सरकार ने, तो इन सबको मिला के 5 स्तंभ बोला गया है। हम एक एक करके सभी स्तंभों को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला स्तंभ है 3 वर्षीय रोलिंग बजट, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा स्तंभ है इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है और सरकार कृषि क्षेत्र पर 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। बजट का तीसरा स्तंभ है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये जो डाटा है पिछली बार के बजट में भी था, पिछली बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी था। तो इसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 2015 से लेकर 2021 के बीच 1.36 करोड़ लोग एमपीआई से बाहर निकले, यानी कि जो बहुआयामी गरीबी है उससे बाहर निकले हैं। और परसेंटेज में अगर ये देखा जाए तो 15.94% लोग, लगभग 16% लोग इस गरीबी से बाहर निकले हैं। और गरीबी से बाहर निकालने में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे कई बार सवाल पूछा गया है। पिछले 2 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। आप देखिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, इसमें पूछा गया था कि जो एमपीआई इंडेक्स है इसमें मध्य प्रदेश ने कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। तो 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, हमने अभी देखा है। इसके अलावा एक सवाल और पूछा गया था, ये एफएसओ 2025 में अभी आया था। इसमें पूछा गया था कि ये एमपीआई इंडेक्स है, इसमें सबसे ज्यादा गरीबी किस जिले ने कम करी थी, तो वो अलीराजपुर था। और यही सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में भी पूछा गया था। बजट का चौथा स्तंभ है पूंजीगत व्यय।
पूंजीगत व्यय से मतलब ये होता है कि सरकार अवसंरचना के निर्माण पे जो खर्चा करती है, जैसे सड़क बनाने में, पुल बनाने में, तो जो वो खर्चा होता है उसी को पूंजीगत व्यय बोला जाता है। और पूंजीगत व्यय जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो निर्माण पे खर्च हो रहा है, और निर्माण पर अगर खर्चा होगा तो उसका रिटर्न भी मिलेगा सरकार को भी और जनता को भी। इसलिए सरकार ने इस बार टारगेट रखा है कि इस साल वो लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए अवसंरचना पे खर्च करेगी। और बजट का 5वां स्तंभ है, सरकार ने जो नई योजनाएं और पहल स्टार्ट की हैं वो। पहला है यशोदा योजना, ये माँ और बच्चों के लिए है। दूसरी है द्वारका नगर योजना, ये शहरी विकास के लिए है। तीसरी है आबादी भूमि अधिकार, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जहाँ पे भूमि का जो डिजिटल पंजीयन होता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और चौथी है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन, ये रोजगार से संबंधित है। अब हम बात करते हैं पूंजीगत व्यय, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का 80,266 करोड़, लेकिन जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है वो है 1,06,000 करोड़। तो प्रभावी पूंजीगत व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर होता है? प्रभावी पूंजीगत व्यय के अंदर ऐसे धनराशि को भी शामिल कर लिया जाता है जो अनुदान के रूप में होती है, लेकिन उसका उपयोग निर्माण में किया जाता है, किसी भी अवसंरचना को बनाने में किया जाता है, तो उसको हम प्रभावी पूंजीगत व्यय बोलते हैं। तो टोटल जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है वो 1,06,000 करोड़ का है, और जो पूंजीगत व्यय है वो 80,000 करोड़ का है। आप ये दोनों डाटा याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक फैक्ट जरूर पूछे जाने की संभावना है। तो सरकार की राजस्व प्राप्तियां कितनी है? 3,08,000 करोड़, और ये वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए। तो सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है उसके स्रोत क्या क्या हैं? तो सबसे ज्यादा पैसा सरकार को कहां से प्राप्त होता है? तो सरकार के राजस्व के स्रोत जो हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो जीएसटी से आता है। 55% पैसा सरकार को जीएसटी से प्राप्त होता है। 16% पैसा सरकार को उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होता है। और जो तीसरे नंबर पे है वो है स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क, इससे 5% पैसा प्राप्त होता है। इसी तरीके से बाकी और भी दिए गए, आप पढ़ सकते हो। तो हमें टॉप के 3 पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा योगदान किन किन का है। तो जीएसटी है पहले नंबर पे, दूसरे पे है उत्पाद शुल्क, और तीसरे पे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क। अब हम बात करते हैं कि सरकार को पैसा मिलता कहां से, रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है। तो सरकार के पास जो टोटल पैसा होता है उसमें से कितना पैसा कहां से आता है? तो सबसे ज्यादा जो पैसा आता है सरकार के पास वो आता है सरकार के खुद के टैक्स से। राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है उससे 30% पैसा सरकार को प्राप्त होता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है वित्तीय हस्तांतरण या कर बंटवारा, मतलब जो पैसा राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मिलता है, जो वित्त आयोग अनुशंसा करता है, तो वो योगदान देता है 29% का। और तीसरे नंबर पे है पूंजीगत प्राप्तियां। तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखिए। सबसे पहले नंबर पे है सरकार का खुद का टैक्स, दूसरे नंबर पे सरकार को जो केंद्र सरकार से प्राप्त होता है वो टैक्स, और तीसरा है सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये क्रम मैंने आपको बना के दे दिया है, क्योंकि कई बार सवाल ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे जाते हैं, तो आपको शुरू के 2 या 3 पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए। और दूसरा जो ऑर्डर दिया गया है वो है रुपया कहाँ जाता है, मतलब कहाँ पे खर्चा होता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा होता है? तो सबसे ज्यादा खर्चा होता है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र पर, लगभग 14%। उसके बाद स्वास्थ्य पे, उसके बाद बुनियादी ढांचे पे, उसके बाद शिक्षा पे, उसके बाद कृषि पे। आपको ये ऑर्डर याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे कितना % पैसा खर्च होता है। कई बार ऑर्डर में पूछ लिया जाता है कि आप ऑर्डर बताइए कि सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है, फिर कम, उससे कम कहाँ होता है, फिर उससे कम कहाँ होता है। तो आप ये देख लीजिए, जो व्यय होता है सरकार का, जो खर्चा होता है, तो उसमें कितने % कहाँ खर्चा होता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र पे 14% होता है, तो सबसे ज्यादा इसी पे होता है। दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य, यहाँ पे 13% खर्च होता है। तीसरे नंबर पे बुनियादी ढांचा, यहाँ पे 11% खर्च होता है। और चौथे नंबर पे शिक्षा, यहाँ पे 10% खर्च होता है। तो देखिए, एक सवाल आया था एमपीपीएससी प्री 2025 में, इसमें पूछा था कि जो सरकार का कुल बजट है उसमें से कितना व्यय शिक्षा पे खर्च होता है। तो उस समय 12.22% खर्च होता था, इस बजट में 10% दिया गया है। तो आप ये याद रखिए, कम से कम शुरू के 4-5 तो आप याद ही रखिए। अब यहाँ पे वो सारी लिस्ट दी गई है जो अलग अलग विभागों को जो बजटीय आवंटन हुआ है कि किस विभाग को कितना पैसा मिला है, तो उसकी सबकी लिस्ट दी गई है। आपको सबके याद नहीं रखना है, क्योंकि इतने सारे विभाग हैं, आप सबके याद नहीं रख सकते। तो आप कुछ 4-5 डिपार्टमेंट के याद रख लीजिए जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे किसान कल्याण कृषि विभाग है, इसके अलावा जनजातीय कार्य विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है। तो आप 3-4-5 के याद रख लीजिए, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर इसको रट लीजिए आप कि सबसे ज्यादा पैसा किस डिपार्टमेंट को दिया गया। इसमें भी आपको एक ऑर्डर याद रखना है। सबसे ज्यादा पैसा मिला है वो स्कूल शिक्षा विभाग को मिला है, फिर दूसरे नंबर पे महिला एवं बाल विकास विभाग को मिला है,
तीसरे नंबर पर कृषि कल्याण विभाग को मिला है और चौथे नंबर पर ग्रामीण विकास विभाग को मिला है। ठीक है, तो ये ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है, आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, इसमें ये बताया गया है कि किस योजना को या कार्यक्रम को कितना पैसा आवंटित किया गया है। तो बजट में 127 योजनाओं की लिस्ट दी गई है जिनको पैसा आवंटित किया गया है। तो पूरे के पूरे तो हम याद रख नहीं सकते, यहाँ भी हमको वही करना है, 4-5 नाम याद रख लेना है उन योजनाओं का जो बहुत चर्चा में रहती हैं और या जो फिर अभी अभी शुरू हुई हैं। जैसे लाडली बहना योजना है, ऐसे ही जो सीएम किसान कल्याण योजना है उसका याद रखना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण योजना होती है उनके बारे में सवाल पूछे जाते रहे हैं। जैसे एक सवाल आया था अभी FSO 2025 में कि जो बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि कितनी है, मतलब कितनी राशि इसको दी गई थी। तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी किसी योजना के बारे में, 2-4 योजनाओं के नाम याद रख लीजिए, उससे काम चल जाएगा। इसके अलावा इस बजट में कुछ और घोषणाएं की गई हैं, कुछ नई योजनाएं शुरू करी गई हैं और कुछ ऐसी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे भावांतर भुगतान योजना ये फिर से शुरू करी गई है। लाडली बहना योजना, इसमें जो राशि थी वो 1500 रुपए कर दी गई है। उसके बाद हमें उद्योग संवर्धन एवं निवेश से संबंधित एक फैक्ट है, ये हमें याद रखना है। पिछले 2 वर्षों में 8.36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर कार्य प्रारंभ हो गया है। और इसके अलावा एक फैक्ट और है, गौशालाओं को जो अनुदान है वो पहले 20 रुपए मिलता था एक दिन के लिए, अब उसको बढ़ा के 40 रुपए कर दिया गया है। तो आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।